किससे कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे, तुम्हारी माँ ने तो पूरे ज़माने में सबके सामने हमारी नाक कटा के रख दी है। इस उम्र में भी यह सब करते हुए शर्म नहीं आई। भगवान जाने कौन से पाप किए थे जो ऐसी सास मिली है। आज सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई है ना, जितनी आज तक कभी नहीं हुई होगी। शीला अपने हाथों से कंगन उतार कर फेंकती हुई अपने पति धर्मेंद्र से बोली। तब धर्मेंद्र भी गुस्से में अपनी टाई उतार कर फेंकते हुए बोला, देखो शीला, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है और दिमाग खराब मत करो तुम। ऐसे कह रही हो जैसे मुझे तो बहुत गर्व हो रहा था अपनी माँ पर। अरे, जितनी शर्मिंदगी तुम्हें झेलनी पड़ी है उससे कई गुना ज़्यादा मैं शर्मिंदा हूँ अपनी माँ की करतूत पर। लेकिन बस, अब बहुत हुआ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। किसी चीज़ की हद होती है। माँ को इस बार उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तब शीला बोली, तुम बस फालतू में लेक्चर देते रहा करो। तुमसे कुछ नहीं होगा। बस हर बार अपनी माँ के पास जाते हो और उनकी बातों में आ जाते हो, फिर मेरे ही सर पर चढ़कर नाचते हो। उधर तुम्हारी माँ है जिसे इस उम्र में भी ये करतूत करते हुए शर्म नहीं आई। और तुम क्या करोगे वैसे तुम अपनी माँ के साथ? बताओ तो ज़रा, क्या करोगे अपनी माँ के साथ? तब धर्मेंद्र गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, अब देखो तुम कि मैं क्या करता हूँ उनके साथ। इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। धर्मेंद्र गुस्से में तमतमाता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा और वहां जाते ही वह अपनी माँ पर चिल्लाता हुआ बोला, बस बहुत हुआ। अब आप इस घर में नहीं रह सकती। उठाइए अपना सामान और निकलिए यहाँ से। इतनी बेइज्जती करवा कर भी चैन नहीं मिला। अरे, कैसी बेशर्म इंसान हैं आप। इस उम्र में यह सब कारनामे दिखाते हुए आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई? धर्मेंद्र लगातार चिल्ला रहा था और धर्मेंद्र की माँ रेवती जी अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप सारी बातें सुने जा रही थीं। वे बेचारी तो अब तक खुद नहीं समझ पा रही थी कि वे चुपचाप ऐसे ही सब की बातें सुनती रहें या फिर सबको सच्चाई बता दें। खुद ही सोचती हुई बोली, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। और वह फिर से चुप हो गईं। तब उनका धर्मेंद्र बेटा बोला, क्या बड़बड़ा रही है आप? मेरे सामने ज़्यादा ड्रामा मत कीजिए। आया समझ? आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि आपकी इतनी बड़ी पोती है। नाती पोतों की शादी की उम्र में आप यह गुल खिला रही हैं। बेचारी रेवती जी अपने बेटे के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रहीं। अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोक ना सकी और झरझर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब रेवती जी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर वह बोला, यह मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कीजिए। जब आप यह सब कारनामे कर रही थीं तब नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा। तब तो आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई और अब रोकर दिखा रही हैं। ऐसे काम ही क्यों किए कि आपको रोना पड़े? माफ़ करना, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सच में शीला सही कहती है। उसने मुझसे पहले ही कहा था कि आपको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। कम से कम अगर आप वृद्धाश्रम चली गई होती तो इससे हमारी बेइज्जती तो नहीं होती। वहाँ आपका जो दिल करता वह करती। अपना सामान पैक कर लीजिए। अभी रात बहुत हो गई है, अंधेरे में कोई देखेगा भी नहीं। मैं आपको अभी के अभी वृद्धाश्रम छोड़कर आता हूँ। अपनी माँ का बक्सा उतारा और धर्मेंद्र उसमें सामान पैक करने लगा। तब धर्मेंद्र की बेटी आराध्या वहाँ आई और बोली, पापा प्लीज़ दादी को यहीं रहने दीजिए। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगी। तब धर्मेंद्र आराध्या की ओर देखता हुआ बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आराध्या। कल तक तो तुम अपनी दादी को वृद्धाश्रम भेजने के लिए कहती और आज जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। रात बहुत हो गई है। मुझे क्या करना है क्या नहीं वह मैं खुद देख लूँगा। आराध्या भी चुपचाप वहाँ से चली गई। भेज दीजिए भी अपने बेटे की बातें सुनते रहे। उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर भी मुझ बेचारी अपनी बेटे की हर बात सुनती रहीं और अपने बहते हुए आंसुओं के साथ ही वृद्धाश्रम जा पहुंची। रात के 12 बजे ही उनका बेटा धर्मेंद्र उनके कपड़े पैक करके उन्हें बाइक पर बिठाकर ले गया।
वृद्धाश्रम के सामने बाइक से उतरकर उनके कपड़े भी वहीं फेंक दिए और चला गया। बेचारी रेवती जी, अपने हाथों से उन्होंने अपना कपड़ों का थैला उठाया और वृद्धाश्रम में अंदर चली गईं। वहां जाकर दिन रात बस इसी सोच में डूबी रहती थी। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्योंकि वह उस गलती की सज़ा भुगत रही थी जो उन्होंने की ही नहीं थी। उनकी पोती आराध्या वहां आई और बोली, दादी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको मेरी वजह से इतना सब कुछ सहना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए दादी। मैं आपकी सबसे बड़ी अपराधी हूँ। आराध्या को अपनी गलती का एहसास भी था और पछतावा भी। दरअसल उसने गलती ही इतनी बड़ी की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रेवती जी को उनके बेटे ने बेइज्जत करके घर से क्यों निकाल दिया और क्यों चुपचाप वह घर से निकल गईं। उन्होंने एक बार भी क्यों यह नहीं कहा कि उनका बेटा जो कर रहा है वह गलत है। उन्होंने कोई गलती नहीं की। आखिर क्या थी वह गलती जिसके कारण आज वह वृद्धाश्रम में थी और उनकी पोती उनसे माफ़ी मांग रही थी। दरअसल कुछ दिनों पहले की बात है, जब रेवती जी की पोती आराध्या अपने एक दोस्त के साथ घर आई थी, या यूँ कहो कि अपने घर के बाहर तक आई थी। वह लड़का आराध्या को घर के बाहर छोड़कर चला गया। रेवती जी ने यह सब देखा तो उन्होंने आराध्या को घर के अंदर आते ही टोक दिया। आराध्या, तुम जिस लड़के के साथ आई थी वह लड़का कौन था? आराध्या बोली, दोस्त था मेरा। पर आपको उससे क्या मतलब? मैं हर चीज़ आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। तब रेवती जी बोली, सिर्फ दोस्त था तो उसे घर के अंदर क्यों नहीं लेकर आई? और तुम्हारा यह दोस्त कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था तुमसे। इतने में ही आराध्या की माँ शीला भी वहाँ आ गई। शीला वहाँ आते ही बोली, क्यों शोर मचा रखा है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप इतना? तब आराध्या अपनी माँ की ओर बढ़ती हुई बोली, माँ अपनी सास को समझा दो कि मेरे बीच में टांग ना अड़ाया करें। मेरा फ्रेंड मुझे घर छोड़ के आ गया, इनको तो उससे भी परेशानी हो रही है। तब रेवती जी ने शीला को बताना चाहा। उन्होंने कहा, बहू, आराध्या उस लड़के से जिस तरह मिल रही थी, जिस तरह वह लड़का उसे बाय करके गया गले मिलकर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस इसलिए मैं आराध्या से कहा कि वह कौन है। तब शीला बोली, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी माँ हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि अपने बच्चों को किस तरह से देखना है। तो ज़्यादा बीच में अपनी नाक घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहमान हो तो मेहमान की तरह ही रहो, या यूँ कहो कि बोझ हो हमारे सर पर। और हाँ, मेरी बेटी पर कोई लांछन लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तब बेचारी रेवती जी अपनी बहू की बातों से स्तब्ध सी रह गईं। आखिर क्या ही कहती, चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। कुछ दिनों बाद रेवती जी ने देखा कि आराध्या अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर रेवती जी ने दरवाज़ा खोला तो आराध्या ने झट से फ़ोन काट दिया और बोली, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि किसी के कमरे में घुसने से पहले उसका दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जी। आराध्या के आगे रेवती जी खाना बढ़ाती हुई बोली, तुम बिना खाना खाए ही ऊपर आ गई थी बेटा, इसलिए मैं तेरे लिए खाना लेकर आई थी। रेवती जी खाने की प्लेट रख कर वापस जाने लगी। दरवाज़ा बंद करने से पहले वह रुकी और मुड़कर आराध्या से बोली, आराध्या, तुम कल किससे मिलने जा रही हो बेटा? आराध्या घूर कर अपनी दादी की ओर देखने लगी। तब रेवती जी बोली, बेटा, वह मैं जब दरवाज़ा खोल रही थी तब मैंने सुना था कि तुम किसी से कल मिलने की बात कर रही थी। आराध्या फिर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को बुलाने लगी और शीला अंदर कमरे में आते ही बोली, अरे अब क्या कर दिया आपने? क्यों हर समय मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हैं? कोई काम नहीं है आपको? जब देखो तब मेरी बेटी के पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे चैन से जीने क्यों नहीं देती हो उसे? मैंने आपको पहले भी समझाया है और फिर समझा रही हूँ कि वह मेरी बेटी है और मुझे अच्छे से पता है कि उसका ध्यान कैसे रखना है। उसकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखा करो। तब फिर से रेवती जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनके मन में आया कि क्यों ना वह अपने बेटे से कह दें, लेकिन जब शाम को बेटा आया और उन्होंने उस बारे में बात की तब उनका बेटा धर्मेंद्र बोला, माँ,
आपने मेरे सामने तो यह सब कह दिया। शीला के सामने गलती से भी कुछ ऐसा मत कह देना, वरना वह आपको इस घर में रहने नहीं देगी। अरे कितनी बड़ी है अभी आराध्या, छोटी सी तो बच्ची है, और आप जाने उसके बारे में कैसी कैसी बातें सोच रही हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि वह किसी लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है। अरे अभी वह 18 तक की भी नहीं हुई है, और आप अभी से उसके चरित्र पर उंगली उठा रही हैं। आप तो उसकी अपनी दादी हैं, फिर भी अगर आप ही अपने बच्चों को बदनाम करने की कोशिश करेंगी तो दूसरे लोगों से क्या ही उम्मीद करनी। रेवती जी अब बिल्कुल चुपचाप बैठी रहीं। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने भी बहू की ही तरह जवाब दे दिया। तब रेवती जी ने सोचा कि उन्हें ही अपनी पोती पर नजर रखनी चाहिए। अक्सर ही वह अपने दोस्तों के साथ स्टडी का बहाना करके आराध्या लेट नाइट तक बाहर रहती थी। कई बार तो वह घर ही नहीं आती थी, और उसकी माँ और बाप दोनों बस यही सोचते रहते थे कि वह अपने दोस्त के साथ पढ़ाई कर रही है। पर रेवती जी को उसका व्यवहार कुछ अलग लग रहा था। पढ़ाई में वह इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन जब बहू और बेटे से कहा कि अपनी ही पोती को बदनाम करने की फिजूल बातें मत कीजिए, तब उन्हें भी लगा कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। आजकल के ज़माने में यह सब आम बात है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और अब वह भी इस बात को देखते हुए भी नज़रअंदाज करने लगी थी। लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि अक्सर ही रेवती जी ने उसके आसपास किसी लड़के को देखा, और इस बार जब वह लड़का आराध्या को घर छोड़ने आया था, तब रेवती जी ने छत से देखा था कि उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। और आराध्या अपने आंसू पोंछते हुए घर के अंदर आ गई और सीधा अपने कमरे में चली गई। रेवती जी ने देखा कि कई दिनों से आराध्या बड़ी परेशान थी। वह न ठीक से कुछ खा रही थी, न पी रही थी। रेवती जी आराध्या के कमरे में रात के समय जब आराध्या के कमरे से बाहर निकल रही थी, तब उन्हें आराध्या के रोने की आवाज़ आई। उन्हें लगा जैसे कोई रो रहा है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो आराध्या ने दरवाज़ा खोला और बोली, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह भी इस वक्त। इस बार आराध्या की आवाज़ में थोड़ी नमी सी थी। रेवती जी आराध्या से पूछने लगी, आराध्या बेटा क्या हुआ है? आजकल बड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहती है। सब ठीक तो है? कोई परेशानी की बात हो तो मुझे बता। आराध्या ने रेवती जी से कुछ नहीं कहा और बोली, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, मैं ठीक हूँ। कोई काम था तो बताइए। रेवती जी बोली, नहीं कोई काम नहीं था, बस वैसे ही मुझे लगा शायद तुम रो रही हो, इसलिए तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा दिया था। तब फिर आराध्या ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और रेवती जी अपने कमरे में चली गईं। रेवती जी पूरी रात इसी बारे में सोचती रहीं। उन्होंने शुरू से सारी बातों को सोचना शुरू किया तो अब उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी। वह सोच रही थी कहीं आराध्या किसी गलत इंसान से संपर्क में तो नहीं है। उन्होंने अब आराध्या पर नज़र रखना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि आराध्या अक्सर ही एक गायनोकोलॉजिस्ट से मिलने जाती है। जब उन्होंने आराध्या को वहां जाते देखा तो वह बहुत चौंक गईं। अब उनके लिए सच का पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि एक लड़की जो अभी 18 साल की भी नहीं हुई थी, उसे भला गायनोकोलॉजिस्ट से क्या काम। और फिर आराध्या के घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जिसके काम की वजह से आराध्या वहां जाए, और वहां आराध्या के साथ उसकी सहेली या और कोई भी नहीं था। आराध्या अकेली ही डॉक्टर से मिलने गई थी। रेवती जी आराध्या के पीछे पीछे ही उस डॉक्टर के यहाँ पहुँच गईं, और आराध्या के निकलते ही वह डॉक्टर से बात करने के लिए डॉक्टर के केबिन में गईं। उन्होंने वहां बैठी हुई डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहिबा, अभी जो एक छोटी सी लड़की यहाँ से गई है वह मेरी पोती है। दरअसल मैं जानना चाहती हूँ कि वह आपके पास क्यों आई थी, उसे भला आपसे क्या काम पड़ गया। डॉक्टर ने रेवती जी को कुछ भी बताने से मना किया और नर्स और वार्ड बॉय को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने लगी। लेकिन रेवती जी डॉक्टर के पैर पकड़कर बैठ गईं और उससे मिन्नत करने लगी, डॉक्टर साहिबा, यह मेरी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, और अगर आप मुझे सच बता दें तो शायद मैं उस मुश्किल से उसे बाहर निकाल सकूं। तब डॉक्टरनी ने ज्योति रेवती जी से उनके आईडी प्रूफ मांगे, यह देखने के लिए कि वह सच में ही आराध्या की दादी हैं या नहीं। जब उन्होंने देखा तब उस डॉक्टरनी को यकीन हुआ कि यह सच में ही आराध्या की दादी हैं। अब डॉक्टरनी ने आराध्या का सारा सच उसकी दादी माँ यानी कि रेवती जी को बता दिया।
रेवती जी सब कुछ सुनकर चौंक गईं। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि डॉक्टर जो कुछ कह रही है या बता रही है वह आराध्या के बारे में ही बता रही है। उन्होंने आराध्या की तस्वीर दिखाकर पूछा, डॉक्टर क्या आप इसी लड़की की बात कर रहे हैं? तब डॉक्टर बोली, जी हाँ मैडम, मैं इसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। दरअसल यह लड़की 2 महीने की गर्भवती है और यहाँ एक लड़के के साथ चेकअप वगैरह कराने के लिए आती है। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी मजबूरी बताई और अब यह लड़की अबॉर्शन करवाना चाहती है। इसका कारण क्या है क्या नहीं यह मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। यह लड़की मेरे पास आई थी। दरअसल यही क्लिनिक के बाहर इस लड़की और उस लड़के के बीच बहुत बहस हुई थी। लड़की का कहना था कि यह बच्चे को पालना चाहती है पर वह लड़का इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। तब मैं इन दोनों की मदद करने के लिए मैंने हामी भर दी। डॉक्टर की बताई हुई बात पर पहले तो रेवती जी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें आराध्या के डॉक्यूमेंट दिखाए और कहा कि यह लड़की कल यहाँ अबॉर्शन करवाने के लिए आने वाली है, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप कल यहाँ आ सकती हैं। देखिए माता जी, मुझे भी यह सब करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ उस लड़की ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी तो मैंने उसकी बात मान ली। रेवती जी ने घर आकर इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह आराध्या के मुंह से खुद सुनना चाहती थी कि क्या यह सब सच है। उन्होंने आकर आराध्या से इस बारे में बात करना चाहा, लेकिन वह उल्टा उन पर चिल्लाने लगी। लेकिन इस बार रेवती जी चुप नहीं रही, बल्कि उन्होंने आराध्या को जोरदार थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारती हुई बोली, बेशर्म, तुझे यह सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? एक बार अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? मुझे तेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है और तू कौन सी पढ़ाई करने जाती थी यह भी पता चल चुका है। अब तू अपने मुंह से मुझे सच्चाई बताती है या फिर तेरे पापा को बुलाऊं? डर के मारे आराध्या कांपने लगी और अपनी दादी के पैरों में गिर पड़ी। उनके पैरों में गिरकर हाथ जोड़ते हुए बोली, दादी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ पापा से कुछ मत कहिएगा वरना पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। प्लीज़ दादी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। रेवती जी वहाँ से गुस्से में चली गईं। आराध्या अपनी दादी के कमरे में आई और रोती रोती उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ़ कर दो दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो उसे अपना समझती थी, लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल किया और बीच रास्ते में छोड़ गया। अब जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तब उसने मुझसे हर रिश्ता ख़त्म कर लिया। अब तो वह मुझे जानता भी नहीं। पहले तो उसने मुझसे शादी का वादा किया, लेकिन अब जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और मुझे इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ दिया। मैं क्या करूँ दादी, वह मेरे बारे में अपने माँ बाप से बात ही नहीं करना चाहता। यह सब बताते बताते आराध्या तेज़ तेज़ रोने लगी। तब उसकी दादी ने उसे शांत कराया और कहा, तुम्हें जो करना था वह तुम कर चुकी हो, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। अब तो हमें इस मुश्किल घड़ी में इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। तुम बस 2-3 दिन का समय दो। मैं किसी भी तरह से कोशिश करती हूँ कि उस लड़के के माता पिता को तुम्हारी शादी के लिए मनाया जाए। तुम उस लड़के को फ़ोन कर मिलने की कोशिश करती रहो। जब वह तुम्हारा फ़ोन उठा लेगा तब तुम मुझे बता देना। आराध्या अपनी दादी की हर बात पर सिर हिलाकर सहमति देती रही और फिर अपनी दादी के पास ही सो गई। अगली सुबह आराध्या और उसकी दादी ने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाए। दरअसल रेवती जी चाहती थीं कि लड़की जब उस लड़के से शादी करना चाहती है और वह लड़का भी केवल अपने माता पिता के डर से पीछे हट रहा है, तो क्यों ना एक बार उसके माता पिता को मनाने की कोशिश की जाए। हो सकता है कि वह मान जाए। इससे इन दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी। तब आराध्या ने उस लड़के का नंबर निकाल कर अपनी दादी को दिया। दोस्तों, यह था हमारी कहानी का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।